Hi, hello, welcome to you at my YouTube channel फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ को जैसे मैंने समझा है उसको मैं एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा अपने बेसिस पे। कूलॉम्स लॉ एक साइंटिस्ट हुए हैं चार्ल्स कूलॉम। उन्होंने इन 1785 दो पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाले फोर्स के बीच एक फार्मूला दिया था जिसे कूलॉम्स लॉ कहा गया। कूलॉम्स लॉ ये बताता है कि दो पॉइंट चार्जेस अगर किसी डिस्टेंस पर हैं तो उनके बीच में जो फोर्स होगा वो किस तरीके से काम करेगा, किस प्रकार से लगेगा। तो यहाँ हम देखने का प्रयास करेंगे कि अगर मैं यहाँ दो पॉइंट चार्जेस कंसिडर कर लेता हूँ, ये Q1 है, ये हमारा Q2 है। नीचे मैंने दो और फिगर ड्रॉ की हैं। 2 points here, 2 point charges Q1 and Q2 are placed in air और वैक्यूम। मीडियम का इस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, इसलिए हमने यहाँ शुरू में मीडियम एयर और वैक्यूम लिया है। अगर दो आइडेंटिकल चार्जेस हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव हैं, तो उनके बीच फोर्स कैसा होगा? रिपल्सिव होगा। अगर दोनों नेगेटिव चार्ज हैं तो भी फोर्स रिपल्सिव होगा। अगर एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्शन का होगा। और कंबाइंडली इन फोर्सेस को, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स को हम नाम देते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। क्या नाम देते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो कूलॉम्स लॉ बेसिकली किसके बारे में बताता है? इट इज स्टेट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस। तो इसको डिफाइंड कैसे किया गया था? स्टेटमेंट क्या था इसका? वो ये है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर चार्ज मैग्नीट्यूड एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहाँ पे एक वर्ड आया है पॉइंट चार्ज, मैं इसको डिफाइन करना जरूर चाहूंगा। पॉइंट चार्ज मीन्स ये है कि पॉइंट चार्ज को हम दो तरीके से समझ सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। फर्स्ट वन, पॉइंट चार्ज मीन्स जिसका साइज डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में वेरी स्मॉल हो, जिसका साइज डिस्टेंस के रेस्पेक्ट में बहुत छोटा हो। या दूसरी तरीके इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि पॉइंट चार्ज ऐसा चार्ज है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड दूसरे चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड को डिस्टर्ब ना करता हो, तो हम पॉइंट चार्ज मान सकते हैं। यह हाइपोथेटिकल होता है। माना गया है कि दो पॉइंट चार्जेस किस प्रकार से आर डिस्टेंस पे अगर रखे जाएं, उनके बीच कोई मीडियम लिया जाए तो उनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स किस प्रकार से वर्क करेगा। तो इसको डिफाइन करने के लिए उन्होंने जो स्टेटमेंट की पहली लाइन बताई थी वो ये थी, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस, दैट मीन्स F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉड ऑफ Q1 Q2। दूसरी लाइन में ये बताया कि इट इज आल्सो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस, यानी कि F इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1/r। करते हैं इन दोनों को, जो ऊपर दोनों स्टेटमेंट दिए हुए हैं, इन दोनों को कंबाइंडली एक साथ ले लेते हैं। तो F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मॉड ऑफ Q1 Q2/r²। प्रोपोर्शनलिटी के साइन को अगर हम यहां से हटा दें तो ये क्या होगा? F इक्वल टू स्मॉल k मॉड ऑफ Q1 Q2/r², वेयर k इज ए कांस्टेंट, प्रोपोर्शनल कांस्टेंट होगा जिसकी वैल्यू अलग अलग डिफाइंड की जाएगी, जिसकी वैल्यू अलग अलग होगी। यहां पर k की वैल्यू को अब हम डिफाइन करते हैं। अगर यहां बता देता हूं मैं दोबारा से, वेयर k इज ए कांस्टेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कांस्टेंट विच वैल्यू डिपेंड्स ऑन द सिस्टम ऑफ मेजरमेंट, डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस, डिपेंड्स ऑन द यूनिट इन विच वी मेजर द फोर्स, डिस्टेंस एंड चार्जेस। तो इसकी वैल्यू एक तो मीडियम पे डिपेंड करेगी, एक इस बात पे डिपेंड करेगी कि हमने जो सिस्टम मेजरमेंट के लिए लिया है, SI लिया है या CGS लिया है, उस पर भी डिपेंड करेगा। तो यहाँ के की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। ये वाली वैल्यू क्या है? एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। इफ वी रिप्लेस दिस वैल्यू बाय दिस न्यूमेरिकल वैल्यू, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी किस फॉर्म में आ जाती है? ये F is equal to k into mod of Q1 Q2/r², it is equal to 9 × 10⁹ mod of Q1 Q2/r²। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। ये कब है? जब हमने k को SI सिस्टम में मेजर किया। इसके बाद हम यहाँ k को एक आर्बिट्रेरी वैल्यू लेते हैं, क्योंकि ये वैल्यू हम इसलिए यूज करते हैं, आगे जितने भी आर्टिकल आएंगे
उन सभी आर्टिकल में इसका एक तो यूज होता है। दूसरा ये है कि अगर 4 पाई और एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हम रखें तो ये वाली वैल्यू न्यूमेरिकल वैल्यू किसके इक्वल होगी, 9 × 10⁻⁹ mod of Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो K को अगर इक्वेशन 2 में रिप्लेस कर दिया जाए बाई 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो ये फार्मूला हमारा किस फॉर्म में आ जाएगा, इसको हम बताने वाले हैं। दूसरी इक्वेशन हमारी किस प्रकार से चेंज होगी देखिएगा। हाँ, पहले इसमें ये बता देता हूं मैं कि एप्सिलॉन नॉट है क्या। एप्सिलॉन नॉट इज अ कांस्टेंट फॉर फ्री स्पेस कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। यहां पे एप्सिलॉन नॉट भी एक नया कांस्टेंट है जिसको परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस कहा जाता है। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी वैल्यू कितनी होती है, न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी होती है। वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0 वो होती है 8.85 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। और ये इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसकी ये यूनिट है। अगर मैं सेपरेटली यूनिट दिखाना चाहूं तो यूनिट ऑफ द एप्सिलॉन नॉट कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। हम इसकी एक यूनिट और लेते हैं, फैराड पर मीटर। ये दूसरी यूनिट है इसकी बेटे, फैराड पर मीटर। इसे आप ध्यान रखेंगे। आज से अगर कोई डायमेंशन पूछने लगे, डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसकी वैल्यू कैसे निकाल लेंगे, इससे निकाल देना है यूनिट से। कूलाम स्क्वायर, कूलाम की डायमेंशन होती है 80 का होल स्क्वायर। न्यूटन की डायमेंशन होती है mLT की पावर -2 और मीटर स्क्वायर की डायमेंशन होती है L स्क्वायर। इसको थोड़ा ऐसे ले लेते हैं, a स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन mL³ T-2। सोल्ड कर लिया, m की पावर -1, l की पावर -3, t की पावर 4, a की पावर 2। तो ये हमारे इसकी डायमेंशन आ जाएगी, डायमेंशन ऑफ द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अगर मैं यहाँ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस बताना भी चाहूं तो हम ये कह सकते हैं, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ एनी मीडियम बाय विच द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन द चार्जेस इज रिड्यूसेस। यानी कि मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसमें मीडियम के प्रेजेंस होने से मीडियम के बीच जो फोर्स की वैल्यू डिक्रीज हो जाती है, इसे परमिटिविटी कहते हैं। रिलेटिव परमिटिविटी आगे बताएंगे हम आपको। अब उसी बात पर आते हैं, उस इक्वेशन 2 का यूज करेंगे। दूसरी इक्वेशन में k को रिप्लेस करेंगे किस वैल्यू से, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F is equal to 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट mod of Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। अब अगर हम बात करते हैं CGS सिस्टम की, कौन सी सिस्टम की बात करते हैं, CGS सिस्टम की। अगर हम CGS सिस्टम चुनते हैं तो हम लोगों को पता होना चाहिए कि इन CGS सिस्टम k की जो वैल्यू है स्मॉल k की जो वैल्यू है वो कितनी होती है, 1। इन CGS सिस्टम स्मॉल k इजकल टू कितना होता है, 1। तो आप 1 रिप्लेस करेंगे तो F इजकल टू क्या होगा, mod of Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और ध्यान रखिए ये जो फोर्स की वैल्यू है ये किस में आएगी, डाइन में। ये किस में आएगी, डाइन में। तो अब एक ये भी टर्म है, ये इसका फार्मूला बन गया। अगर हम लोग दोनों पॉइंट चार्जेस को किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में रख दें, इंसुलेटिंग मीडियम में रख दें, जैसे पेपर है आपका, वैक्स है, वाटर है, ऑयल है, या रबर, प्लास्टिक, ग्लास, etc। अगर हम ये मीडियम 2 पॉइंट चार्जेस इन मीडियम के बीच में रख देते हैं तो हमारा मीडियम के लिए जो फोर्स की वैल्यू होगी ये क्या होगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट k mod of Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। या तो वेयर k is a dielectric constant of the dielectric medium और always remember that k always greater than equal to 1। ये हमेशा या तो 1 के इक्वल होगा या 1 से बड़ा होगा। अगर मैं बात करता हूं कि 1 किसके इक्वल होगा, फॉर एयर के लिए, और बाकी जितने भी मीडियम हैं उनके लिए k की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी। ये हमारा 5वां फार्मूला बना कूलाम्स लॉ का। कूलाम्स लॉ की कितनी इक्वेशन बनी अभी तक, कूलाम्स लॉ की एक इक्वेशन यहां बनी 1, एक इक्वेशन हमारी 2 बनेगी, एक इक्वेशन हमारी डिटेल में बता रहा हूं बेटा 3rd बनेगी, एक इक्वेशन हमारी 4th जनरेट हो जाएगी, एक इक्वेशन हमारी 5th बनेगी यहां पर। और इसके बाद अगर हम आगे भी बढ़ाना चाहें इस वाले फार्मूले को, कौन से को, यहां से तीसरे फार्मूले को लिखना चाहें इन वेक्टर फॉर्म,
तो वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखा जाएगा? वेक्टर फॉर्म हमने पढ़ा है कि वेक्टर फॉर्म क्या होती है। अगर मैं कहने लगूं कि भाई वेक्टर ए को कैसे रिप्रेजेंट करना है, तो वो ये होता है, वेक्टर ए को रिप्रेजेंट करना हो इस टाइप में, तो ए इसका मैग्नीट्यूड होगा वेक्टर ए का, और ए कैप क्या होगा इसकी यूनिट। तो यहां पर हमने वही किया। फोर्स का अगर मुझे यहां अलग से मैं बताऊं, फोर्स वेक्टर एफ को लिखना चाहूं मैं, तो ऐसे लिखना पड़ेगा ना मुझे, एफ इंटू आर कैप। एफ तो मैग्नीट्यूड है इस फोर्स का, और आर कैप क्या है? यूनिट है। तो हमारा मैग्नीट्यूड किस इक्वेशन से आ जाएगा? 3 इक्वेशन से। तो इक्वेशन 3 से हम मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स लिख लेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू मोड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या आएगा? आर कैप। यहाँ क्या ले लेंगे बेटा? आर कैप। आर कैप इज द क्या है? यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या है? अलोंग द जॉइनिंग लाइन ऑफ द पॉइंट चार्जेस। आर कैप को हम ये भी लिख सकते हैं वेक्टर आर अपॉन मोड ऑफ वेक्टर आर, या वेक्टर आर अपॉन आर। हम आर कैप को जब रिप्लेस करेंगे वेक्टर आर अपॉन आर, तो ये क्या आ जाएगा? आर की आर में मल्टीप्लाई, आर क्यूब और आर कैप एज इट इज। तो वेक्टर एफ इट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मोड ऑफ Q1 Q2 अपॉन आर क्यूब इंटू क्या होगा? वेक्टर आर। ये क्या होगा? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। ये क्या होगा बेटे? कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म्स। तो हियर 1 से लेके और 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी भी ये इक्वेशंस हैं, सारी की सारी इक्वेशन किसकी हैं? ये सारी इक्वेशन कूलम्ब्स लॉ की हैं। दूसरी, तीसरी, चौथी इक्वेशन, पांचवी इक्वेशन, छठी, 7, ये कूलम्ब्स लॉ के डिफरेंट फार्मूले हैं जो हमने आपको बताए। अब इसके बाद हम चलते हैं, कुछ अलग से बातें बताते हैं आपको, सम एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और सम एक्स्ट्रा पॉइंट रिलेटेड टू कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ के बारे में है कुछ बातें। नंबर फर्स्ट है, कूलम्ब्स लॉ इज इनवर्स स्क्वायर लॉ। इनवर्स स्क्वायर लॉ का पता किससे चलता है? इस फार्मूले से, इस रिजल्ट से, एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। अगर हम स्टेटमेंट देखेंगे कूलम्ब्स लॉ का, तो कूलम्ब्स लॉ का स्टेटमेंट ये है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन दीज चार्जेस। दूसरी पॉइंट, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस इज कंजर्वेटिव और सेंट्रल फोर्सेज। जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कैसा होता है? कंजर्वेटिव होता है और सेंट्रल फोर्सेज होता है। कंजर्वेटिव फोर्सेज या सेंट्रल फोर्सेज के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि कंजर्वेटिव फोर्स किन्हीं 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में लगने वाला वो फोर्स है जिनको किसी सपोर्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होती। जैसे कोई मैसिव बॉडी है, उसको आप फ्रीली ड्रॉप कर दीजिए, वो जमीन पर, अर्थ पर गिर जाएगी बाय द ग्रेविटी ऑफ द अर्थ, बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ इज आल्सो कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, आपका मैग्नेटिक फोर्स होता है, आपका न्यूक्लियर फोर्स होता है, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दीज आर ऑल कंजर्वेटिव फोर्स। और जो कंजर्वेटिव फोर्स होते हैं उनको सेंट्रल फोर्स भी बोलते हैं। तीसरा पॉइंट, दिस फोर्स ऑलवेज वर्क अलोंग द जॉइनिंग लाइन द चार्जेस। ये हमेशा 2 चार्जेस को मिलाने वाली लाइन के अलोंग ही वर्क करता है। अगर ये 2 चार्ज लें और इनके बीच हम फोर्स देखें तो इस लाइन, इन चार्जेस को जोड़ने वाली लाइन के अलोंग होगा। एक पॉइंट ये आ गया इसका चौथा। 2 पॉइंट चार्जेस के बीच जो फोर्स का रेशो होता है, चाहे उसमें पॉइंट चार्ज पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, चाहे एक बड़ा हो एक कम हो, तो उनमें हमेशा फोर्स का रेशो जो है ना ऑलवेज क्या होगा? 1:1। याद रखिएगा, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का रेशो क्या होता है? 1:1 होता है। एक ये है फिफ्थ, अगर हम 2 पॉइंट चार्जेस को पहले पहले एयर में रख दें, जैसे सपोज करो हमने एयर में रख दिया, ये Q1 है, ये Q2 है, और ये कितना आ गया? R। तो उनका जो फोर्स हुआ वो हुआ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। और फिर से हम डायलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर रख दें तो ये क्या होगा हमारा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ये आया। इन दोनों को देखते हुए हम यहाँ ये देखेंगे, अगर हम इस वाली इक्वेशन को इससे डिवाइड कर दें तो आप ये देखना कि हमारा एक रिजल्ट बन के आएगा, FM इज इक्वल टू F/K।
मीन्स डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट डायलेक्ट्रिक मीडियम की प्रॉपर्टी है जो ये शो करती है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस विल reduces by the inserting डायलेक्ट्रिक मीडियम। अगर डायलेक्ट्रिक मीडियम को रिप्लेस कर दिया जाए किसी मेटल से, मेटेलिक सीट रख दें हम 2 पॉइंट चार्जेस के बीच, 2 पॉइंट चार्जेस हम मेटेलिक सीट पर रख देते हैं। यहाँ ये अगर ये मेटेलिक सीट है, अगर 2 पॉइंट चार्जेस मेटेलिक सीट पर हम रख देते हैं, 2 पॉइंट चार्ज, इफ वी पुट द 2 पॉइंट चार्जेस ऑन द मेटेलिक सरफेस देन फोर्स बिटवीन दी चार्जेस मस्ट बी इक्वल टू 0। दोनों के बीच फोर्स क्या होता है? 0। ये पक्का याद रखिएगा। एक 7th पॉइंट है इसका, द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस डज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ द थर्ड चार्ज। जस्ट सपोज करो अगर हमारे पास ये Q2 हो गया, ये Q1 हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस R है, इनके बीच में कोई फोर्स है F, और यहाँ पे एक थर्ड चार्जेस रख देता हूं मैं Q3। तो जो फोर्स F की वैल्यू है विच वर्क बिटवीन द चार्जेस Q1 एंड Q2 डज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज। Q3 चार्ज की प्रेजेंस से Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स की वैल्यू है वो चेंज नहीं होगी। या मैं ऐसा कह दूं Q1 और Q2 के बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है डज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ Q3। अगर मैं ये कह दूं Q3 और Q2 के बीच जो फोर्स वर्क कर रहा है विच डज नॉट अफेक्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ Q1। ये याद रखिए, ये कुछ पॉइंट्स हैं कूलॉम्स लॉ से रिलेटेड। एक ये है 8वां पॉइंट है बेटा, कूलॉम्स लॉ ओबेज न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये कूलॉम्स लॉ हमारा न्यूटन्स के थर्ड लॉ को फॉलो करता है। न्यूटन्स का थर्ड लॉ आपने पढ़ा होगा, एवरी एक्शन हैव इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। आप इसे, ये मैंने कुछ फिगर्स ड्रॉ किए हैं, ये दिखा सकते हैं। अगर ये 2 पॉइंट चार्जेस हम लें तो इक्वल हैं, अपोजिट हैं, तो यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ ओबे हो जाएगा, यहाँ पे न्यूटन्स का थर्ड लॉ ओबे हो जाता है। इसके बाद और एक पॉइंट हम बता सकते हैं, मैं अपने पास से बता रहा हूँ, 9 पॉइंट, कूलॉम्स लॉ इज होल्ड गुड फॉर ए न्यूक्लियर डिस्टेंस, एटॉमिक डिस्टेंस एंड लार्ज डिस्टेंस। एटॉमिक डिस्टेंस के लिए वेरीफाई है, न्यूक्लियर डिस्टेंस के लिए वेरीफाई है, और लार्ज डिस्टेंस के लिए भी। या मैं ये कह सकता हूं माइक्रोस्कोपिक डिस्टेंस और मैक्रोस्कोपिक डिस्टेंस के लिए भी ये वेरीफाई होता है कूलॉम्स लॉ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मुझे